हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो लास्ट लेक्चर में आपने कंप्लीट किया था, यहाँ कंट्रोल सिस्टम देखा था, फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम मॉडल देखा था, और इससे पहले आपने देखा था एक सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में आपने ये कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में आप देखेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम मॉडल कैसा होता है। ओके, और इसमें कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देखेंगे, कुछ ओवरव्यू देखेंगे इंटायर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ओके, अच्छे से समझना होगा। तो देखें, ऐसा कुछ ब्लॉक डायग्राम मॉडल होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ओके, आप देख सकते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं, देखो, इनपुट से आउटपुट वाले रास्ता को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा। द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ एंड द पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। देखो, इनपुट से आउटपुट वाले रास्ता को फॉरवर्ड पाथ बोला जाता है और आउटपुट से इनपुट वाले रास्ता को फीडबैक पाथ बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको फॉरवर्ड पाथ ये दिख रहा है और ये फीडबैक पाथ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो आप जर्नी को वापस यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं। तो ये एक लूप बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। इसलिए इसको बोला गया है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप लोग देखेंगे जो बार बार आपके कंट्रोल सिस्टम में काम आएगा। ओके, तो देखें, ये जो आपका ब्लॉक दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें होता है कंट्रोलर। क्या होता है साहब, कंट्रोलर। इस ब्लॉक में होता है कंट्रोलर। यहाँ पे होता है प्लांट। क्या होता है, प्लांट, या फिर प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। और ये फीडबैक ब्लॉक में ये जो ब्लॉक है, इसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक नेटवर्क। इसको हम लोग सिंपली फीडबैक भी बोल सकते हैं, फीडबैक नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं समिंग पॉइंट। इसका क्या काम होता है अभी मैं दिखाऊंगा। ये है प्लस साइन, ये है माइनस साइन। ओके, ये है आपका इनपुट सिग्नल, इनपुट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इनपुट को RFT से। RFT स्टैंड फॉर रेफरेंस इनपुट। अभी मैं लिख देता हूँ, RFT का मतलब होता है रेफरेंस, R स्टैंड फॉर रेफरेंस इनपुट। ओके, यहाँ पे ये है आपका CFT। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट को हम लोग CFT से डिनोट करते हैं। C स्टैंड फॉर कंट्रोल्ड आउटपुट। ओके, तो ये जो CFT है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड आउटपुट। क्या बोलते हैं साहब, कंट्रोल्ड आउटपुट। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पे EFT आता है। EFT का मतलब होता है एरर सिग्नल। अभी मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आता है AFT। AFT का मतलब होता है एक्चुएटिंग सिग्नल। यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है जिसको बोलेंगे हम लोग BFT। BFT का मतलब फीडबैक सिग्नल। क्या, फीडबैक सिग्नल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखेंगे EFT का मतलब है एरर सिग्नल, एरर सिग्नल। AFT का मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल। आप लोग भी अपने फेयर कॉपी में ये सब लिखते रहें। अभी जब समझाना होगा तो फिर आप अच्छे से समझना रुक के। ओके, फिलहाल अभी ये आप पैरेलली अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। BFT को बोलते हैं हम लोग फीडबैक सिग्नल। BFT को बोलते हैं हम लोग फीडबैक सिग्नल। ओके, तो देखें, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉस है और ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग समिंग पॉइंट। क्या काम होता है समिंग पॉइंट का, ये आप लोग देखें। यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ समिंग पॉइंट का क्या काम होता है। ध्यान देना, देखें,
यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये समिंग पॉइंट है। यहाँ पे 2 और मोर देन 2 इनपुट का अलजेब्रिक सम होता है। ये समिंग पॉइंट क्या करता है, 2 या मोर देन 2 इनपुट का अलजेब्रिक सम करता है। अलजेब्रिक सम का मतलब एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है, ये 2 इनपुट है, एक ए है और बी है, और ये आपका आउटपुट है वाई। ओके, यहाँ पे अगर साइन मैंने प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, तो इस पॉइंट पे ए तो ऐड होगा लेकिन बी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। अगर यहाँ पे मैंने माइनस नहीं दिया, प्लस दे दिया, तो ये क्या कर देगा, ए प्लस बी कर देगा। क्लियर, मतलब ए भी ऐड होगा, बी भी ऐड होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ले लेता सी, और चाहता कि सी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो यहाँ माइनस साइन दे देता, तो ये क्या कर देता है, ए प्लस बी माइनस सी कर देता है। तो ये 2 या 2 से अधिक इनपुट का क्या करता है, अलजेब्रिक सम करता है। क्या करता है, अलजेब्रिक सम करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया समिंग पॉइंट, या फिर समर भी बोला जाता है। समिंग पॉइंट भी बोला जाता है, समर भी बोला जाता है। तो ये चाहे तो आप कहीं साइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं साइड में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये कहीं लिख सकते हैं आप। चलें, अब देखें यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अब देखें, यहाँ कंट्रोलर का एक ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है। देखें, यहाँ कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ, सपोज करो किससे, जी ऑफ एस से। ओके, प्लांट के ट्रांसफर फंक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, देखो इसको मैं जी ऑफ एस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये कंट्रोलर है तो यहाँ सफिक्स में मैं सी लगा दे रहा हूँ। क्या लगा दे रहा हूँ, सफिक्स में सी लगा दे रहा हूँ साहब, सी। तो जी सी ऑफ एस, देखो जी स्टैंड फॉर गेन ट्रांसफर। इतना तो आप लोग जानते हो, बीटेक कर रहे हो तो इतना तो जानते हो आप कि ट्रांसफर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अभी मैं थोड़ी देर में बेसिक में ही बता दूंगा, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं, ओके, तो वो भी आउटपुट अपॉन इनपुट अभी ध्यान रखें, और इसको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। ये तो ट्रांसफर फंक्शन आप बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ते हो ना, नेटवर्क में भी पढ़ते हो, सिग्नल एंड सिस्टम में भी पढ़ते हो, कंट्रोल में भी पढ़ते हो। ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को गेन भी बोला जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन को जी से डिनोट किया गया है, जी। और एस है, एस का मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, एस का मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन को मैंने डिनोट किया जी सी ऑफ एस से, प्लांट के ट्रांसफर फंक्शन को डिनोट किया जी ऑफ एस से, और फीडबैक नेटवर्क के ट्रांसफर फंक्शन को डिनोट किया जाता है एच ऑफ एस से, एच ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है जी सी ऑफ एस, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, क्या जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है ना, फीडबैक सिग्नल जो आ रहा है वो इनपुट के साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक। वहीं अगर यहाँ पे फीडबैक सिग्नल आके इनपुट के साथ ऐड हो रहा होता, प्लस हो रहा होता, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक 2 टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, या फिर निगेटिव फीडबैक हो सकता है, या फिर निगेटिव फीडबैक हो सकता है। तो फीडबैक 2 टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा निगेटिव फीडबैक। क्लियर। तो अगर फीडबैक सिग्नल यहाँ पे इनपुट के साथ अगर आके सब्ट्रैक्ट हो, माइनस हो, तो इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। और अगर फीडबैक सिग्नल आके इनपुट के साथ क्या हो, ऐसे प्लस हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फीडबैक 2 टाइप का होता है, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ओके, अब देखें यहाँ इनपुट से आउटपुट वाले रास्ता में फॉरवर्ड पाथ में 2 ब्लॉक है, एक कंट्रोलर है, एक प्लांट है। ओके, दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन भी मैंने डिनोट किया है। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, या फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा, तो देखें द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ। अगर कोई सिग्नल इनपुट से आउटपुट जा रहा है
तो उस सिग्नल को ये दोनों ब्लॉक किस में दिखेगा, कैस्केड में दिखेगा। और इतना तो आप लोग जानते हो कि दो ब्लॉक अगर कैस्केड में होता है ना तो उनका इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक में बताओ फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा, तो आप बोलोगे GCFS इंटू GFS। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ इस फिगर में, अगर फॉरवर्ड पाथ गेन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, GCFS डॉट डॉट GFS। इसको क्या बोलते हैं साहब, फॉरवर्ड पाथ गेन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है ना, फॉरवर्ड पाथ गेन। अब तो आप ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, देखो यहाँ, चलो यहाँ देख लो पहले। अगर कोई सिग्नल यहाँ से चलना शुरू किया वापस यहीं पे आ गया, अगर कोई सिग्नल यहाँ से चलना शुरू किया वापस यहीं पे आ गया, तो उस सिग्नल को ये तीनों ब्लॉक किस में दिखेंगे, कैस्केड में दिखेंगे। अगर कोई सिग्नल यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आ गया तो उसको ये तीनों ब्लॉक किस में फिल होंगे, कैस्केड में फिल होंगे। ओके, और ये आपका एक पूरा क्या बन जा रहा है, लूप बन जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि बताएं लूप गेन क्या होगा, तो आप बोलोगे इस लूप में ये तीनों ब्लॉक किस में फिल होंगे, कैस्केड में फिल होंगे। तो कैस्केड में इन तीनों का जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उनका अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको क्या बोलोगे आप, लूप गेन। क्या बोलोगे, लूप गेन। तो इस फिगर में अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं लूप गेन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, लूप गेन GCFS डॉट GFS डॉट HFS। इसको क्या बोलेंगे साहब, इसको बोलेंगे हम लोग लूप गेन। क्या बोलेंगे, लूप गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूप गेन। क्लियर। ओके, तो ये अभी तक आपने इतना सब टर्मिनोलॉजी देखा, इतना सब टर्मिनोलॉजी देखा, ठीक है। अब तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो आपको जानना चाहिए, अभी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, अब मैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो इंटायर कंट्रोल सिस्टम में काम आएगा, और ये पॉइंट पहले मैं बताऊँगा और फिर आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। ओके, तो आई होप आपने इतना फेयर कॉपी में लिख लिया होगा। ओके, इतना लिखने के बाद एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे आप, मैं लिखवा रहा हूँ, एक नोट लिखो। लिखो, एनी प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट, एनी प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, देखो मैंने लिखवाया है कि कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे बस अभी लिख रहा हूँ, अभी रफ कर दूंगा, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होता है। कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम क्या होता है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होता है। अभी रफ कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही मैंने आपको नोट में लिखवाया है कि एनी प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। क्या मतलब होगा यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का, तो देखो नेगेटिव फीडबैक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो इसको तो नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। और यूनिटी का मतलब है ये जो फीडबैक नेटवर्क है ना, अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन 1 हो जाए, इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर 1 हो जाए तो इसको बोलेंगे यूनिटी फीडबैक। यूनिटी का मतलब जो फीडबैक नेटवर्क है उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर 1 हो जाए तो उसको बोलेंगे यूनिटी। अगर फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन 1 हो जाए तो इसको सिंपली एक वायर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वायर से, मतलब कुछ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का कुछ फिगर ऐसा बनेगा, कुछ फिगर ऐसा बनेगा। और फीडबैक, बस यहाँ पे फीडबैक कौन सा फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब यहाँ प्लस साइन होगा, ठीक है ना, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। और यहाँ फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन आपको कितना दिख रहा है, HFS कितना दिख रहा है, HFS 1 दिख रहा है। तो ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक का ब्लॉक डायग्राम मॉडल है। ओके, तो मैंने बोला कोई भी प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम, कोई भी प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम या प्रैक्टिकल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होता है। देखो इसका मतलब है यूनिटी और इसका मतलब है निगेटिव, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होता है। ओके, क्यों,
ये रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये रीजन, इसका रीजन मैं अभी बता दूंगा। देखो आगे कंट्रोल सिस्टम में कई बार मान लिया जाता है डायरेक्ट कि मान लिया कि सिस्टम में यूनिटी निगेटिव फीडबैक है, तो वहाँ पे आप सोचोगे कि ऐसा क्यों मान लेते हैं, तो उन सब चीज़ों का रीजन मैं बेसिक क्लास में ही आपको बता दे रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास चल रहा है जिसमें ये सब आपको पता चल जाएगा। ओके, चलें देखें। तो ओके, तो देखें यहाँ पे लास्ट फिगर में आप देख सकते हैं, ये बस यहाँ पे यूनिटी निगेटिव फीडबैक, कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम क्या होता है, यूनिटी निगेटिव फीडबैक होता है। यूनिटी निगेटिव फीडबैक का मतलब यहाँ पे HS का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है ना। तो जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि इनपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे साहब, इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं IFT से, ठीक है ना। IFT से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी RFT से रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट को, RFT। आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं CFT से, कंट्रोल आउटपुट। C स्टैंड फॉर कंट्रोल, R स्टैंड फॉर रेफरेंस, क्लियर। और यहाँ पे देखें, अगर यहाँ फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन अगर 1 हो गया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल CT है वहीं सेम पोटेंशियल यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, CFT, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते थे एरर सिग्नल होता था, तो एरर सिग्नल को मैं बोल सकता हूँ EFT। EFT इक्वल टू क्या होगा, RT माइनस CT, आप देख सकते हो RT माइनस CT ही आपका क्या होगा, एरर सिग्नल होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, कंट्रोलर है, ये आपका कंट्रोलर है और ये आपका प्लांट है, प्लांट बोलो या फिर प्रोसेस बोलो। देखो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला ही बन जाएगा, ET इक्वल टू RT माइनस CT, जो आगे टाइम रिस्पॉन्स में हम लोग यूज करेंगे, आगे हम लोग टाइम रिस्पॉन्स में इसको यूज करेंगे। EFT इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस CT, ठीक है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है। अब मैं यहाँ भी वही एग्जांपल ले रहा हूँ एक फिजिकल प्रोसेस का जो मैंने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में लिया था लास्ट वीडियो में, क्या, हीटिंग द रूम, हीटिंग द रूम। यहाँ भी मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, हीटिंग द रूम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हीटिंग द रूम, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप बताएं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हीटिंग द रूम के लिए किसका रिक्वायरमेंट था, हीटर का रिक्वायरमेंट था। लेकिन यहाँ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में रूम को हीट करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा, ब्लोअर का। किसका रिक्वायरमेंट होगा, ब्लोअर का। देखो ब्लोअर क्या होता है, ब्लोअर इज नथिंग बट ऑटोमेटिक हीटर। ब्लोअर का मतलब क्या होता है, ब्लोअर इज नथिंग बट ऑटोमेटिक हीटर, ऑटोमेटिक हीटर। तो कैसे वर्क करता है ब्लोअर, वो अभी देखोगे। आप देखोगे आजकल बहुत सारे AC ऐसे आ रहे हैं ना, एयर कंडीशनिंग, कि जिसके अंदर AC भी होता है और उसके अंदर ब्लोअर भी होता है। मतलब आप उसको विंटर सीजन में अगर यूज करेंगे तो उसको ब्लोअर बोलेंगे, और समर सीजन में यूज करेंगे तो उसको आप एयर कंडीशनिंग बोलेंगे, AC बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें आप जब विंटर सीजन में आप रिमोट के थ्रू अगर 35 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस अगर इनपुट दे दें तो आप वहाँ पे हाथ ले जाके देखोगे ना तो आपको गर्म हवा वो इंसर्ट करेगा, ओके, विंटर सीजन में। और समर सीजन में आप अगर रूम का टेम्परेचर मानो, समर सीजन में गर्मी के दिन में कितना होता है, 40-45 होता है, और आपने इनपुट दे दिया 25, तो आप वहाँ पे हाथ ले जाके देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो AC क्या कर रहा है, ठंडा हवा रूम में इंसर्ट करा रहा है, ठंडा हवा। तो उसको अगर AC की तरह यूज करेंगे तो ठंडा हवा इंसर्ट कराएगा, और अगर ब्लोअर की तरह यूज करेंगे तो वो गर्म हवा इंसर्ट कराएगा। जैसे ट्रेन में भी आप लोग देखते हैं समर सीजन में वो AC ठंडा हवा इंसर्ट कराता है बॉगी में, ट्रेन के अंदर की बात कर रहा हूँ, और गर्मी के दिन में आप देखेंगे कि वो ब्लोअर की तरह काम करता है, गर्म हवा इंसर्ट कराता है। तो वहीं ब्लोअर का मतलब होता है ऑटोमेटिक हीटर, ओके। देखो ध्यान देना यहाँ पे ऑटोमेटिक हीटर कैसे काम करता है। देखो प्लांट ब्लोअर कैसे काम करता है, तो ब्लोअर में आपने जैसा आपने देखा था कहाँ पे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, कि प्लांट की जगह पे क्या था, हीटर था।
तो यहाँ भी प्लांट की जगह पे क्या होगा, कॉइल ही होगा। क्या होगा, कॉइल है। लेकिन वहाँ पे कंट्रोलर की जगह पे क्या था, स्विच था। क्या था, कंट्रोलर की जगह पे स्विच। लेकिन यहाँ कंट्रोलर की जगह पे क्या होगा, रिले होगा। क्या होगा, रिले। यहाँ कंट्रोलर की जगह पे होगा रिले। ध्यान देना। ध्यान देना, यहाँ पे कंट्रोलर की जगह पे होगा रिले। क्या होता है रिले, व्हाट डू यू मीन बाय रिले। रिले का मतलब क्या होता है, तो देखें, रिले इज नथिंग बट ऑटोमेटिक स्विच। रिले इज अ काइंड ऑफ स्विच। रिले क्या होता है, ये एक स्विच का ही टाइप है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक स्विच भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच भी बोलते हैं। ओके, तो इसका ऑपरेशन समझने के लिए आपको रिले का ऑपरेशन समझना होगा पहले। तो देखो 30 सेकंड में मैं रिले का ऑपरेशन आपको समझा दे रहा हूँ। ध्यान देना है रिले कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा ध्यान देना। रिले में 2 मेटेलिक प्लेट होता है। 2 मेटेलिक क्या होता है, प्लेट होता है। रिले में 2 मेटेलिक प्लेट होता है। थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दे रहा हूँ। रिले में 2 मेटेलिक प्लेट होता है। आप देख सकते हैं ये 2 मेटेलिक प्लेट है आपका। ओके, यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल होता है। क्या होता है, कॉमन टर्मिनल होता है। देखें यहाँ कॉमन टर्मिनल है, ये आपका कॉमन टर्मिनल है। ये दोनों मेटेलिक प्लेट के बीच में ये आपका एक कॉमन टर्मिनल है, जो यहाँ पे ज्वाइंटेड है। जो यहाँ पे क्या है साहब, ज्वाइंटेड है। जो यहाँ पे ज्वाइंटेड है, जो काफ़ी फ्रीली यहाँ पे रोटेट कर सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं नीडल। क्या बोल सकते हैं, नीडल। ये नीडल इन दोनों मेटेलिक प्लेट के बीच में पेंडुलम की तरह ऐसे काफ़ी आसानी से रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, अब देखें, इस प्लेट पे मैंने दे दिया है, इस प्लेट पे मैंने दे दिया है निगेटिव पोटेंशियल। निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके छोड़ दिया, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करके छोड़ दिया। और इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके छोड़ दिया गया है। पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके छोड़ दिया गया है। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देखें रिले पे क्या अप्लाई किया जा रहा है, एरर सिग्नल। आप देख सकते हैं रिले पे क्या अप्लाई हो रहा है, रिले पे एरर सिग्नल। ओके, एरर सिग्नल आप देखेंगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो रिले पे जो एरर सिग्नल आ रहा है वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, एरर सिग्नल या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ओके, अब देखें रिले पे अगर प्लस पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला प्लेट इस नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नीडल का जो वेट है इस मेटेलिक प्लेट के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। तो अगर नीडल पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा तो ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर एरर सिग्नल नेगेटिव आएगा तो रिले पे नेगेटिव सिग्नल आ जाएगा, नीडल पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला प्लेट इस नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये सुनो, तो ये इन दोनों के बीच में रोटेट मूव कर सकता है। ओके, जब ये नीडल इस पॉजिटिव मतलब इस नेगेटिव पोटेंशियल वाले प्लेट के कांटेक्ट में होगा तो ये रिले काम करता है ऑन स्विच की तरह। किसकी तरह, ऑन स्विच की तरह। ध्यान देंगे, और ये नीडल इस पॉजिटिव पोटेंशियल वाले प्लेट के कांटेक्ट में होता है तो ये रिले वर्क करता है किसकी तरह, ऑफ स्विच की तरह। तो ये रिले का ऑपरेशन होता है साहब। ओके, तो इसका ऑपरेशन समझने के लिए इस रिले का ऑपरेशन समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखें कैसे ये वर्क होगा, कैसे ये वर्क होगा, तो ध्यान देना है। देखो यहाँ पे एक फिजिकल सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है, सेंसर। इसमें एक फिजिकल सेंसर लगा होता है जो रूम के टेम्परेचर को प्रत्येक टाइम स्टैंड पे सेंस करता है, रूम के टेम्परेचर को। ओके, आप बताओ ब्लोअर कब यूज करोगे, विंटर सीजन में। ओके, मानो विंटर सीजन में रूम का टेम्परेचर है मानो 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है, तो ध्यान देना, रूम का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना, ये सेंसर ने सेंस किया रूम का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अब जैसे ही हम यहाँ पे रिमोट उठाएंगे और ब्लोअर को इनपुट दे देंगे, कितना टेम्परेचर आप चाहोगे जहाँ पे सर्दी भी ना लगे गर्मी भी ना लगे, मानो 25 दे दिया। रूम का टेम्परेचर कितना दे दिया मैंने, इनपुट उठाया और रूम का टेम्परेचर दे दिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, हम जितना आउटपुट चाहते हैं वो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इनपुट पे अप्लाई करते हैं। ओके, मतलब रेफरेंस इनपुट वहीं देते हैं जो हमारे लिए डिजायर्ड आउटपुट होता है। मतलब जितना हम आउटपुट चाहते थे वो कहाँ पे दे रहे हैं, हम इनपुट पे। जैसे ब्लोअर या एसी में आप रिमोट उठाते हो, इनपुट क्या देते हो, जितना आप टेम्परेचर रूम का चाहते हो ना, जो आप चाहते हो कि आधे घंटे 1 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर 25 हो जाए, तो आप रिमोट उठाते हो और एसी को या ब्लोअर को इनपुट दे देते हो 25 और रिमोट को साइड में रख दिया, तो आपने इनपुट क्या दे दिया, 25। अब देखें, आप चाहते हो कि ये ब्लोअर रूम के टेम्परेचर को 25 के अलॉन्ग सेट कर दे, तो देखो कैसे करेगा, देखो समझना है बिल्कुल। देखो इनिशियली रूम का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी सर्दी लग रही है, ये सेंसर ने सेंस किया रूम का टेम्परेचर 10 है, ये 10 फीडबैक के थ्रू यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, और यहाँ पे इनपुट के साथ कंपेयर होगा। तो बताओ 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 कितना होगा, +15। इसके साइन से हमें मतलब है प्लस। अगर +15 आएगा तो एरर सिग्नल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इस नीडल पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, तो ये किसके कांटेक्ट में होगा, इस प्लेट के कांटेक्ट में होगा। तो ये कंट्रोलर किसकी तरह काम करेगा, ऑन स्विच की तरह, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। तो ये आई ऑफ टी करेंट पास करेगा, और आई ऑफ टी करेंट पास करेगा तो हीटर के थ्रू अगर आई ऑफ टी करेंट पास होगा तो हीटर क्या करेगा, हीट डिसिपेट करेगा। अगर ये हीट डिसिपेट करेगा तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। रूम का टेम्परेचर क्या होना शुरू होगा साहब, इंक्रीज होना शुरू होगा, यस और नो। रूम का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा, रूम का टेम्परेचर ऐसे 10 से इंक्रीज होना शुरू होगा। मानो रूम का टेम्परेचर एक टाइम स्टैंड पे कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया साहब, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक टाइम स्टैंड पे रूम का टेम्परेचर 10 से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया। देखो 10 और 20 के बीच में प्रत्येक टाइम स्टैंड पे जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ता गया होगा ना, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, ये सेंसर सेंस किया होगा, फीडबैक के थ्रू यहाँ पे भेजा होगा, और 25 माइनस अगर 25 में से अगर माइनस हुआ होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो भी एरर सिग्नल यहाँ पॉजिटिव मिला होगा, क्योंकि 25 में से अगर 10 से 20 के बीच में कुछ भी माइनस होगा तो एरर सिग्नल पॉजिटिव मिलेगा, और एरर सिग्नल पॉजिटिव मिलेगा तो ये रिले ऑन स्विच की तरह काम करेगा। आई ऑफ टी करेंट हीटर के थ्रू पास करेगा, ये हीट डिसिपेट करेगा, तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, 20 सेंसर सेंस किया, ये 20 यहाँ पे आया, आप बताएंगे 20 कंपेयर होगा किसके साथ, 25 के साथ, 25 माइनस 20 एरर सिग्नल क्या आएगा, +5। ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये अभी भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी भी पॉजिटिव है, तो ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा, तो आई ऑफ टी करेंट पास करेगा, ये हीट डिसिपेट करेगा, तो रूम का टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। मानो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होके एक टाइम पे कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया साहब, 24 हो गया। अब आप सोचो एरर सिग्नल क्या मिलेगा। एरर सिग्नल क्या मिलेगा, अगर ये टेम्परेचर 24 हो जाएगा तो एरर सिग्नल क्या मिलेगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो बिल्कुल सिंपल है, 24 हो चुका है, एरर सिग्नल यहाँ पे 24 यहाँ पे आएगा, 24 कितना आएगा साहब, 24। तो आप बताएं 25 माइनस 24 एरर सिग्नल +1 डिग्री, अभी भी पॉजिटिव ही है।
अभी भी पॉजिटिव है तो IFT करंट जाता रहेगा, ये हीट डिसिपेट होता रहेगा। अब रूम का टेम्परेचर 24 के बाद क्या होगा, थोड़ी देर और इंक्रीज होगा। क्या होगा, और इंक्रीज होगा। इसको थोड़ा सा नीचे मैं लिख देता हूँ। ओके, देखें यहाँ पे क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस था, 20। ओके, फिर और इंक्रीज हुआ था रूम का टेम्परेचर, तो ये हो गया था 24। कितना हो गया था, 24। अब रूम का टेम्परेचर थोड़ा और क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, थोड़ा और इंक्रीज हुआ, तो रूम का टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान देना, ये 26 फीडबैक के थ्रू आएगा यहाँ पे 26, 25 से 26 माइनस होगा तो एरर सिग्नल क्या आ जाएगा, एरर सिग्नल आ गया आपका -1 डिग्री सेल्सियस। एरर सिग्नल आ जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही एरर सिग्नल निगेटिव आया तो फिर ये नीडल इस प्लेट के कांटेक्ट में जाएगा, ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अब फर्दर कोई IFT करंट नहीं जाएगा, तो ये फर्दर कोई हीट डिसिपेट नहीं करेगा। तो अब रूम का टेम्परेचर 26 से वापस डिक्रीज होके जैसे ही 24 होगा, 24 यहाँ फीडबैक से जाएगा, 25 माइनस 24 एरर सिग्नल +1 आएगा। एरर सिग्नल +1 आते ही, एरर सिग्नल +1 आते ही क्या हो जाएगा, ये फिर से प्लस एरर सिग्नल पॉजिटिव आते ही ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा, IFT करंट पास करेगा, ये फिर हीट डिसिपेट करेगा, तो रूम का टेम्परेचर वापस से इंक्रीज होगा। अब फिर 26 होगा, 26 यहाँ से आएगा, एरर सिग्नल -1 आएगा, माइनस होते ही ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा और यहाँ पे कोई IFT करंट नहीं जाएगा, तो कोई हीट डिसिपेट नहीं होगा। रूम का टेम्परेचर वापस से 24, 26, 24, 26। आप देख सकते हो रूम का टेम्परेचर 24 और 26 के बीच में ही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यस और नो। अब आप यहाँ पे एक समरी देख रहे हो, ये जो आउटपुट टेम्परेचर आप देख रहे हो ना, जो स्टेडी स्टेट में 24 और 26 के बीच में ही बना हुआ है, ये किसको फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, ये 25 को फॉलो करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे आप 25 ना देके अगर आप 30 दिए होते, 30 डिग्री सेल्सियस दिए होते, तो आप चेक कर पाते रूम का टेम्परेचर 30 के आसपास ही वेरी करते रहा। अगर इसको आप 24 दिए होते तो रूम का टेम्परेचर 24 के आसपास ही वेरी करते रहता है। मतलब आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है, इनपुट को। अगर आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा तभी तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। अगर आप ब्लोअर को या AC को इनपुट दे देते हो रिमोट उठा के 25, और उसका आउटपुट अगर 25 के आसपास अगर वेरी करेगा, तभी तो आप बोलोगे कि आपको जो आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते थे वो आपका एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना। मतलब अगर आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, अगर आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा तभी तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, तभी तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। यस और नो, यस, यस और नो, यस, क्लियर, ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है साहब, इनपुट को फॉलो करना चाहता है। आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है, ये आप देख सकते हो, ये आउटपुट फॉलो करना चाहता है किसको, इनपुट को फॉलो करना चाहता है। किसको, इनपुट को फॉलो करना चाहता है। क्लियर, ये आउटपुट इनपुट को फॉलो करना चाहता है। अब देखो कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम है तो 1 डिग्री सेल्सियस एरर को आप टॉलरेट, मतलब इतना तो एरर आएगा ही ना, 1 डिग्री सेल्सियस एरर। कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम है तो 1-2 डिग्री सेल्सियस एरर तो आ ही सकता है ना। यस और नो। कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम, जैसे आप रूम में AC लगाते हो, आप इनपुट 25 देते हो, क्या रूम का टेम्परेचर फिक्स 25 हो जाता है, नहीं, वो 24 भी होगा तो आप बोलोगे कि हाँ हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। अगर 26 भी होगा तो आप बोलोगे हाँ हमारा आउटपुट मिल रहा है। यस और नो। 1-2 डिग्री सेल्सियस एरर को तो आप टॉलरेट कर ही सकते हो ना। ओके, तो देखें, तो आउटपुट किसको फॉलो करना चाह रहा है, इनपुट को। आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा तो ये परफेक्टली ब्लोअर की, मतलब ये परफेक्टली ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह काम करेगा, स्टेबल सिस्टम की तरह काम करेगा। ओके, तो देखें जिस कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है उसी कंट्रोल सिस्टम को बोला जाता है स्टेबल सिस्टम। क्लियर, उसी सिस्टम को बोला जाता है स्टेबल
सिस्टम, स्टेबल सिस्टम बोला जाता है साहब। जिस सिस्टम का आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है, जिस सिस्टम में आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है उसी को कंट्रोल सिस्टम में क्या बोला जाता है, स्टेबल सिस्टम। ओके, उसी को बोला गया है बीबो सिस्टम। तो ध्यान देंगे क्या बोला गया है, बीबो सिस्टम। ये मैथमेटिकली में मतलब है, बीबो का मतलब होता है स्टेबल सिस्टम। क्या मतलब होता है, स्टेबल सिस्टम। ओके, बीबो सिस्टम का मतलब होता है स्टेबल सिस्टम। तो बीबो का मतलब होता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। टाइम रिस्पॉन्स मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। ओके, तो आप देखें बीबो सिस्टम का मतलब होता है स्टेबल सिस्टम। तो एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम मतलब सिग्नल एंड सिस्टम में बोल दिया जाता है सिस्टम बीबो है मतलब स्टेबल है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग वहाँ पे फिल नहीं हो पाता है। ये तो मैथमेटिकली मतलब है, मैथमेटिकली मीनिंग इसका होता है कि बीबो को हम लोग स्टेबल बोलते हैं, ये मैथमेटिकल मतलब है इसका। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। बीबो का फिजिकल मीनिंग होता है कि जिस सिस्टम का आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा उस सिस्टम को ही हम लोग बोलेंगे बीबो सिस्टम। ये फिजिकल मीनिंग है बीबो सिस्टम का, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। तो ये स्टेबिलिटी का फिजिकल मीनिंग है कंट्रोल सिस्टम में, जो आपको मैंने इस पूरे फिगर में दिखाया है। ठीक है ना। आगे मैं मैथमेटिकली भी आप लोग को सिस्टम का स्टेबिलिटी दिखाऊंगा, बीबो मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा और फिजिकली भी दिखाऊंगा। जो इस फिगर में आपको दिख रहा है ना, इसको मैं ग्राफ के थ्रू आगे फिजिकली भी दिखाऊंगा। ओके, तो स्टेबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में, ये आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है। ओके, देखें अगर आपने घर में एसी लगाया, आपने इनपुट दे दिया 25, रूम का टेम्परेचर 25 हो गया, तो आप एसी का तारीफ करोगे ना कि आपका एसी क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो रूम का टेम्परेचर 25 हो जाए, अगर एसी ने रूम के टेम्परेचर को 25 के अलोंग फिक्स नहीं कराया, ठीक है, मानो वो 45 डिग्री के अलोंग फिक्स करा दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपका एसी अनस्टेबल है क्योंकि उसका आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो आपको स्टैंडर्ड मतलब वो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। क्लियर। तो आपको डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे कंट्रोल आउटपुट तभी मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट तभी मिलेगा जब आउटपुट किसको फॉलो करने का कोशिश करेगा, इनपुट को। तो जिस सिस्टम का आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है उस सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं बीबो सिस्टम, या उस सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। बीबो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। ओके, तो ये फिजिकल मीनिंग है एक कंट्रोल सिस्टम का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपने तो एक बार रिमोट उठाया और इनपुट पे दे दिया 25, रिमोट आपने साइड में रख दिया, आप पूरे रात सो गए, सोए हुए हो, पूरे रात सोए हुए हो। क्या ये ब्लोअर रूम के टेम्परेचर को कभी भी 25 के इर्द गिर्द ही रखेगा या 25 से दूर लेके जाएगा? नहीं, 25 के इर्द गिर्द ही रखेगा। मतलब 25 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, मतलब 24-26 के बीच में वेरी करता रहेगा। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 बना हुआ है। या सुनो, पूरी रात अगर हम 8 घंटे का नींद लेते हैं, एक बार इनपुट हमने 25 दे दिया है, तो ये ब्लोअर पूरे रात आपका आउटपुट 25 के अलोंग फिक्स रखने का कोशिश करेगा, जो आपको दिख रहा है। या सुनो, अब आप बताएं, आपने तो एक बार इनपुट 25 दे दिया, अब आपका टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, क्या आप स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए रात में उठ रहे हो क्या, या ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। ये सुनो, जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में स्विच को आप ऑटोमेटिकली ऑफ, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं, मैनुअली ऑफ या ऑन करते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो रिले है ये ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। ओके, तो रिले को हम लोग ऑटोमेटिक स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक स्विच। ये खुद ही ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब बताओ, ये ऑटोमेटिक सिस्टम दिख रहा है या मैनुअल सिस्टम? ऑटोमेटिक सिस्टम। दिस इज फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम। तो मैंने बताया था आप लोग को लास्ट लेक्चर में, ये बोला था लास्ट लेक्चर में, नहीं लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर कोई क्लोज लूप सिस्टम है, ये क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है, अगर कोई एक क्लोज लूप सिस्टम है तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो आपने देखा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, आपने देखा था यहाँ पे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जब आपने देखा था तो आपने 3 पॉइंट देखा था। यहाँ देखो, यहाँ ये मैनुअली कंट्रोल था, इसमें कोई फीडबैक नहीं था, इसमें कोई सेंसर
नहीं था। जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में देख रहे हो कि इसमें सेंसर भी है, इसमें फीडबैक भी है और इसमें और ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी है। ये तीन बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसको मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ, आप लोग भी लिख लेंगे। देखें, इसको मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, इन तीनों पॉइंट को जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। ये तीन बेसिक डिफरेंस होता है। कौन कौन सा, देखें। पहला पॉइंट, दिस इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल, आप लोग भी लिख लेंगे अपने कॉपी में। दिस इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्ट फीडबैक, इट कंसिस्ट द फीडबैक, इट कंसिस्ट द फीडबैक। एंड थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट द सेंसर, इट कंसिस्ट द सेंसर। आप देख सकते हो यहाँ फिजिकल सेंसर प्रेजेंट है, यहाँ फिजिकल सेंसर प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये तीन पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में वो आपने देखा था मैनुअली कंट्रोल था, उसमें कोई फीडबैक नहीं था, उसमें कोई सेंसर नहीं था। जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, इसमें आपको फीडबैक भी दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे फीडबैक भी दिख रहा है और इसके अंदर आपको सेंसर भी दिख रहा है, क्लियर, ओके। तो ये देख सकते हो ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम। और आप देख सकते हो ये अगर यूनिटी निगेटिव फीडबैक है ना, तभी आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। अगर ये यूनिटी फीडबैक नहीं होता, पॉजिटिव फीडबैक, अगर ये निगेटिव फीडबैक नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कौन सा फीडबैक होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कौन सा फीडबैक होता, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब आप एक बात थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। अगर निगेटिव फीडबैक नहीं होता, पॉजिटिव फीडबैक होता तो क्या होता है, देखो। इनिशियली रूम का टेम्परेचर 10 था, ये 10 आता, 25 में 10 ऐड होता तो ये +35 हो जाता। ये पॉजिटिव आता, ये रिले ऑन स्विच की तरह काम करता, ये IFT करंट जाता, हीट डिसिपेट होता, रूम का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता। मानो रूम का टेम्परेचर 24 हुआ, 26 हो गया, मानो रूम का टेम्परेचर 26 हो गया, 26 यहाँ से आएगा, 25 + 26 + 51 आ जाएगा। रिले अभी भी ऑन स्विच की तरह काम करेगा और ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो ये हीट डिसिपेट करता रहेगा। तो क्या रूम का टेम्परेचर 26 से डिक्रीज होगा, नहीं, और बढ़ता चला जाएगा। आप देखो कोई भी यहाँ से कोई भी सेंसर जो भी आउटपुट जनरेट करेगा, जो भी आउटपुट जनरेट करेगा, सेंसर जो भी टेम्परेचर मेजर करेगा, वो अगर फीडबैक के थ्रू आएगा और इनपुट के साथ अगर ऐड होगा तो ये कभी निगेटिव नहीं आएगा, ये एरर सिग्नल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एरर सिग्नल हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये रिले हमेशा ऑन स्विच की तरह काम करेगा। तो फिर ये टेम्परेचर वहाँ तक बढ़ता चला जाएगा जहाँ तक ये बढ़ सकता था। मतलब ये फिर से मतलब आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं करेगा, आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये 26 के बाद 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 32 होगा। ये सुनो, आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं करेगा, ये सुनो। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं करता है, सिस्टम अनस्टेबल नहीं होता है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए कौन सा फीडबैक लगाते हैं, निगेटिव फीडबैक लगाते हैं। ये आप लोग अगर एनालॉग पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमेशा सर ने बोला होगा कि निगेटिव फीडबैक में सिस्टम स्टेबल होता है, पॉजिटिव फीडबैक में अनस्टेबल होता है। तो देखो आपको इस फिगर में, इस ग्राफिकल मॉडल में मैं एक एक पॉइंट आपको दिखा पा रहा हूँ और ये पूरे कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू है, क्लियर। ये लेक्चर आपको मैंने पहले ही बोला था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि शुरू का 2-3 लेक्चर आपको लगेगा कि बिल्कुल थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है ना। और फिर जैसे ही मैं यूनिट नंबर 1 पे आऊँगा तो मैं अपना सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लूँगा, ओके। तो ये सब बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, ये सब पॉइंट्स आपको समझना होता है, इसलिए मैं काफ़ी स्लोली मूव करता हूँ। ये पूरे कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू है, इसके बिना कंट्रोल सिस्टम पढ़ना कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये पता नहीं है
कि निगेटिव फीडबैक में ही आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है। क्यों प्रैक्टिकल सिस्टम को हम लोग यूनिटी निगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ये पता ही नहीं है, और आप आगे बार बार मानोगे कि सिस्टम में यूनिटी निगेटिव फीडबैक है। तो उसका मतलब ये बेसिक में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, तो आपने देखा कि निगेटिव फीडबैक में आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा है, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि यहीं अगर निगेटिव फीडबैक था तो आपने देखा था आउटपुट इनपुट को परफेक्टली फॉलो कर रहा था। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आगे कंट्रोल सिस्टम में बार बार काम आएगा वो मैं यहाँ पे नीचे दिखा देना चाहता हूँ। देखें पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ जो आगे कंट्रोल सिस्टम में बार बार काम आएगा। देखें पहला पॉइंट, आपने देखा था एरर सिग्नल ई ऑफ टी इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला ही बन जाएगा आर टी माइनस सी टी। ये आगे हम लोग यूज करेंगे। आप देख सकते हो आर टी माइनस सी टी, आप देखो यहाँ फिगर में एरर सिग्नल इक्वल टू आर टी माइनस सी टी। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम 25 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस इनपुट दिए थे, तो इनपुट हम 25 क्यों दिए थे, क्योंकि इतना टेम्परेचर हम थोड़ी देर बाद चाहते थे। ओके, मतलब जितना हम चाहते हैं वहीं कहाँ पे देते हैं, इनपुट पे देते हैं। मतलब डिजायर्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट दोनों इक्वल होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, ये ताकि आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ये आपके काम आएगा। तो देखो रेफरेंस इनपुट पे हम क्या इनपुट देते हैं, रेफरेंस इनपुट हम क्या देते हैं, जितना हम आउटपुट चाहते हैं, तो डिजायर्ड आउटपुट। देखें तो डिजायर्ड आउटपुट अलग चीज़ है, एक्चुअल आउटपुट अलग चीज़ है। डिजायर्ड आउटपुट जितना हम चाहते हैं और एक्चुअल जो हम दे, मतलब जो आउटपुट हमें मिलता है। जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप मानो गेट का एग्ज़ाम दोगे 2 साल 3 साल बाद या 1 साल बाद गेट का एग्ज़ाम दोगे, तो मानो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका फर्स्ट रैंक आ जाए, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, लेकिन आपका ऑल इंडिया 50 रैंक आया, तो आपके पेरेंट्स के लिए डिजायर्ड आउटपुट आपसे क्या था, AIR 1, लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या मिला, AIR 50। यस और नो? तो एक्चुअल आउटपुट अलग चीज़ होता है, डिजायर्ड आउटपुट अलग चीज़ होता है, ये हमेशा ध्यान रखोगे। तो यूजर चाहता है कि रूम का टेम्परेचर 25 आए, लेकिन अगर रूम का टेम्परेचर 25 ना आके मानो 27 आ रहा है, तो 27 एक्चुअल आउटपुट होगा, लेकिन 25 डिजायर्ड आउटपुट होगा। तो हम इनपुट पे वहीं देते हैं जितना आउटपुट हम चाहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एरर सिग्नल इक्वल टू रेफरेंस इनपुट माइनस कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ओके, तो ये था आपका इंटायर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम मॉडल और कुछ ओवरव्यू। ओके, एक और पॉइंट आप लिख लोगे यहाँ पे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में या स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में या बीबो कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है, इनपुट को। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे लिख लोगे, इंपॉर्टेंट नोट। तो लिखेंगे नोट, लिखोगे आप यहाँ पे नोट, नोट में आप लिखो इन या आउटपुट wants to follow the input in स्टेबल को बीबो भी बोलते हैं, बीबो। आगे मैं बीबो का मतलब समझा दूंगा। इन स्टेबल कंट्रोल सिस्टम, इन स्टेबल कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू है जो मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था साहब। हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ को समझा के बता रहा हूँ। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, तो मैं कुछ भी बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ को आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ तब लिखवा रहा हूँ। क्लियर? तो देखें स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है साहब, इनपुट को फॉलो करना चाहता है। स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है, इनपुट को। आउटपुट वांट्स टू फॉलो द
इनपुट। आउटपुट किसको फॉलो करना चाहता है? इनपुट को। किस में? स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में। स्टेबल कंट्रोल सिस्टम में आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे आउटपुट किसको फॉलो करना चाह रहा है साहब? आउटपुट इनपुट को फॉलो करना चाह रहा है। आउटपुट वांट्स टू फॉलो द इनपुट। आउटपुट अगर इनपुट को फॉलो करना चाहेगा तभी तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये था इंटायर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू। क्लियर? ओके, हमेशा याद रखना है कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम क्या होता है? यूनिटी निगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने नहीं लिखवाया, हर पॉइंट को आपको आपके कॉपी में लिखना होगा। तो ये भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। आप देखेंगे ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। नहीं, क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज प्रैक्टिकल सिस्टम। यूनिटी निगेटिव feedback system is practical control system. Practical control system. Practical control system. ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अगर सिस्टम यूनिटी निगेटिव फीडबैक होगा तभी आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, तभी आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। ओके, यहाँ पे आपने देखा था ना कि अगर यूनिटी निगेटिव फीडबैक था तभी यहाँ पे आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा था, तभी आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा था। ओके, यहाँ पे आपने देखा था कि यूनिटी निगेटिव फीडबैक में ही आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा था। क्लियर? ओके, तो ये था आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर आपको लिखवा दिया है। ठीक है, वीडियो को आप रिवाइंड करके पॉज करके एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि 99% सिलेबस आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही है। मतलब कंट्रोल सिस्टम में 99% पॉइंट जो भी पढ़ोगे वो किसके बारे में पढ़ोगे? आप ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम ही हमारे मैन पावर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। देखो, ऑटोमेटिक सिस्टम है तो आपने एक बार इनपुट दे दिया, आराम से 8 घंटे का नींद लोगे। और वहीं मैनुअल सिस्टम होता तो क्या करते आप? बार बार एक एक घंटे पे उठ के हीटर को ऑफ करते, फिर एक घंटे बाद ठंडी लगती ऑन करते, फिर गर्मी लगती ऑफ करते ऑन करते, यहीं पूरी रात चलते रहता। तो 8 घंटे का नींद ना ले पाके आप 5 घंटे 4 घंटे का ही नींद ले पाते। देख रहे हो ना? तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है आपको। क्लियर? ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन के बाद पढ़ेंगे कि पोल जीरो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, और ट्रांसफर फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे उसमें पोल जीरो प्लॉट क्या होता है। ओके, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 1 पे मूव करेंगे, दैट इज नथिंग बट ब्लॉक डायग्राम मॉडल and signal flow graph. Okay, thank you very much for watching this video. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.